गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो बेटे, हमने अपना जो चैप्टर था आज पार्ट थर्ड पे हैं हम, और हमारा टॉपिक है आज का क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. क्लियर? तो फील्ड, लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग्स. Fields crop are infested by a large number of weed, insect, pest and diseases. If weed and pest are not controlled at appropriate time, then they can damage the crop so much that most of the crop is lost. तो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट का मतलब ये है कि क्रॉप्स को बचाना. अब क्रॉप्स को कैसे बचाया जा सकता है? एक तो वो जो पेस्ट होते हैं, जो छोटे छोटे कीटाणु कीड़े जो हैं वो क्रॉप्स को लग जाते हैं और फसल को ख़राब कर देते हैं, या फिर वेदर की वजह से कभी कभार ऐसा होता है, कभी पानी नहीं प्रॉपर मिलता है. तो जो जो सर्कमस्टांसेस आते हैं क्रॉप को ख़राब करने के लिए, हमें उन पे रिकवरी करनी चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए. ये पूरा मैनेजमेंट उसी डिपार्टमेंट का होता है जो क्रॉप्स को बचाने में उनके ऊपर रिसर्च करता है. ठीक है. Weeds are unwanted plant in the cultivated field. For example, xanthium जिसे गोखरू बोलते हैं, पार्थेनियम जैसे गाजर घास, साइपरनेस rodents, मोथा. दे compete फॉर फूड. ये बेटे वीड्स होते हैं जो, एक तो फसल जो उग रही है हमारे लैंड में वो तो हमारे लिए यूज़फुल है ही है. फसलों के साथ साथ जो पौधे उग जाते हैं बिना बात के, जो मतलब बिल्कुल जिनका यूज़ होता ही नहीं है, बट फिर भी वो पौधे जो हैं, जो न्यूट्रिएंट या जो फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो हमारी क्रॉप्स को चाहिए होती है, उसको जो है वो जो प्लांट्स उगते हैं, देखो वो भी फोटोसिंथेसिस तो करते ही हैं, उनको भी न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रो करने के लिए. पर हम उनको ग्रो करवाए क्यों रहे हैं? हमारे लिए उसका कोई बेनिफिट तो नहीं है ना. तो इसीलिए वीड्स को क्या करते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को निकाल देते हैं. कुछ दवाइयाँ उनके ऊपर छिड़क दी जाती हैं या फिर उनको हाथों से पिक आउट कर लिया जाता है, ताकि जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो ख़त्म हो सकें और जो पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन है वो हमारी क्रॉप को मिल जाए. ठीक है. और जो वीड्स को ख़त्म करने के लिए जो प्रोसेस होता है, इसे बोलते हैं वीडीसाइड्स. क्लियर? दे compete for food, space and light. Weed take up nutrient and reduce the growth of the crop. वीड्स जो हैं वो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट को गेन करना शुरू कर देते हैं और क्रॉप की जो ग्रोथ है उसको कम कर देते हैं. Therefore, removal of weed from cultivated field during early stages of crop growth is essential for a good harvest. इसीलिए हमें चाहिए कि हमें टाइम से पहले ही, मतलब टाइम रहते ही उन वीड्स को धीरे धीरे ख़त्म कर देना चाहिए. जनरली इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट इन 3 ways. नॉर्मली जो है, जो पेस्ट है, जो कीड़े हैं, वो प्लांट को 3 तरह से अटैक कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ दे कट द रूट, स्टेम्प एंड लीफ. वो जड़ों को काट देते हैं, तनों को काटते हैं और पत्तों को काट देते हैं. सेकेंड, दे सक द सेल सैप फॉर वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट. सक सेल का मतलब क्या होता है? सेल सैप का मतलब कई बार ऐसा होता है जैसे हम बोलते हैं घुन लग जाना, मतलब दानों के अंदर काफ़ी, जैसे लकड़ी के अंदर दीमक जैसी घुस जाती है ना, वैसे ये सेल सैप अंदर से खोखला कर देती है प्लांट को. दे बोर इनटू स्टेम्प एंड फ्रूट. वो स्टेम्प, तने के अंदर कीड़ा लग जाता है, फ्रूट्स के अंदर कीड़ा लग जाता है. ठीक है. दे दस अफेक्ट द हेल्थ ऑफ क्रॉप एंड रिड्यूस यील्ड. और इस वजह से वो क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं और वो हमें ज़्यादा अमाउंट में जो फसल है वो नहीं मिल पाती. क्लियर? डिसीज़ एंड disease in plant are caused by pathogens such as bacteria, fungi and virus. क्रॉप्स के अंदर जितने भी डिसीज़ होते हैं वो पैथोजेंस के कारण होते हैं. पैथोजेंस बेटे वो मतलब पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जैसे ही होते हैं, एक ही चीज़ बोल सकते हैं हम उसे. ठीक है. पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरस के कारण ऐसा होता है. These pathogens can be present in and transmitted through the soil, water and air. और जो ये पैथोजेंस होते हैं वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं और ये फसल को ख़राब कर सकते हैं. पानी के अंदर अगर आ जाएं तो भी फसल ख़राब कर देंगे. एयर के अंदर अगर आए तो भी, अगर सॉइल के अंदर आए तो भी. क्लियर? Weed, insect and disease can be controlled by various methods. One of the most commonly used method is use the pesticide, which include herbicide, insecticide and fungicides. These chemicals are sprayed on crop plant or used for treating seed and soil. However, excessive use of these chemicals create problems since they can be poisonous to many plant and animal species and cause environmental pollution. तो इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं कीड़ों को ख़त्म करने के लिए वीडीसाइड्स आते हैं. ठीक है. इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, इसमें फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, ठीक है, पेस्टिसाइड.
तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की बेटे दवाइयाँ आती हैं मार्केट में जो हम फसलों के ऊपर स्प्रे कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण इनको कीड़ा वगैरह ना लगे। बट अगर हम इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो स्प्रे करने के बाद क्या होगा, आधी जो दवाई है वो सॉइल के अंदर जाएगी, पानी के अंदर जाएगी, तो वो धीरे धीरे सॉइल को भी कंटेमिनेट करेगी, पानी को भी ख़राब करेगी। तो इससे क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के पोल्यूशन इंक्रीज़ हो सकता है। क्लियर? सो वीड कंट्रोल मेथड आल्सो इंक्लूड मैकेनिकल रिमूवर। वीड्स को हम मैकेनिकल तरीके से मतलब हाथ से पिक आउट भी कर सकते हैं हम उनको, ठीक है। प्रिवेंटिव मेथड सच एज प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन ऑल्सो हेल्प इन वीड कंट्रोल। अगर हम टाइम टू टाइम क्रॉप रोटेशन करते रहें, ठीक है, क्रॉप्स को प्रॉपर उनको टाइम देते रहें, डिफरेंट डिफरेंट तरह के बीज लगाते रहें, उसमें इंटरक्रॉपिंग करते रहें टाइम टू टाइम, उससे भी क्या होगा, वीड कंट्रोल हो सकते हैं। सम अदर प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट पेस्ट आर द यूज़ ऑफ resistance varieties and summer plugging, in which field are plugged deep in summer to destroy weed and pest। तो उनको ये भी किया जाता है कि गर्मियों में जो खेतों को बहुत डीपली, काफ़ी डीप तक उनको प्लग कर लिया जाता है, अंदर तक जोत लिया जाता है, ताकि उनके अंदर के जो वीड्स हैं या जो पेस्ट हैं वो वहीं पर ख़त्म हो जाएं, ठीक है, किल हो जाएं, जिसके कारण दोबारा इन पे दवाइयों का छिड़काव या फिर वो हैंड पिकिंग का मेथड ना यूज़ करना पड़े। ओके और बेटे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 208 पे, फर्स्ट के 3 पार्ट हैं, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगी लिखने के लिए, आप कॉपी पे लिखोगे साथ के साथ। एंड लास्ट इज स्टोरेज ऑफ ग्रेन। पहले हमने क्रॉप का सिलेक्शन, सीड का सिलेक्शन पढ़ा, फिर हमने उसका क्रॉप यील्ड पढ़ा, फिर हम उसका प्रोटेक्शन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि जब पूरी फसल पक के तैयार हो जाती है फिर उसको हम स्टोर कैसे करते हैं, ठीक है, कहाँ करते हैं। स्टोरेज लॉसेज इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। फैक्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेज आर बायोटिक, insect, rodent, fungi, mites and bacteria and abiotic appropriate moisture and temperature in the place of storage। स्टोरेज जो है, स्टोरेज के कारण भी काफ़ी जो फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि एक तो स्टोरेज को बायोटिक और अबायोटिक दोनों तरह की चीज़ें जो हैं वो परेशान कर सकती हैं। बेटे बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही नेचर से रिलेटेड होती हैं चीज़ें, पर बायोटिक चीज़ें वो होती हैं जो सांस लेती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, और अबायोटिक क्या होती हैं, होती वो नेचर की ही हैं बट वो सांस नहीं लेती, वो सिर्फ एक थिंग्स हैं, जैसे मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एयर, वाटर, सोइल, माउंटेन, ये अबायोटिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जब फसलें पक जाती हैं तो बायोटिक और अबायोटिक दोनों तरह की चीज़ें जो हैं फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर फसलों के अंदर कोई कीड़ा लग जाए, अगर उनको रोडेंट्स या फंगी या कुछ ऐसा घुन वगैरह लग जाए तो भी फसलें जो है वो ख़राब हो जाती हैं स्टोरेज में पड़ी पड़ी, और अगर नहीं तो फिर मॉइस्चर पकड़ लेता है, टेम्परेचर के कारण ख़राब हो सकती हैं। दीज फैक्टर कॉज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, लॉस इन वेट, पुअर जर्मिनेबिलिटी, डिसकलरेशन ऑफ प्रोड्यूस, ऑल लीडिंग टू पुअर मार्केटेबिलिटी। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो क्रॉप यील्ड क्या होगी, वो ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे उसका कलर ख़राब होना शुरू हो जाएगा, उसकी जो सीड की जो किस्म है जिससे एक सीड से नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट हम प्लांट फिर से उगा सकते हैं, वो उसकी प्रोड्यूस करने की जो पावर है वो ख़त्म हो सकती है, ठीक है। सो दीज फैक्टर कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउस। Preventive and control measure are used before grain are stored in future for future uses। ये जो प्रिवेंटिव और जो स्टोरेज के पर्पसेस होते हैं, ये हमें जैसे ही हम फसल लगाते हैं उसके साथ साथ ही हमें सोच लेना चाहिए कि हम स्टोरेज में क्या क्या करेंगे। They include strict cleaning for produce before storage, proper drying of produce first in sunlight and then in shade, and fumigation using chemical that can kill pest। उनको चाहिए कि जैसे ही फसल पक जाए उसको अच्छे से पहले धूप में सुखा लिया जाए, फिर धीरे धीरे उनको सूखी जगह पर पैक कर दिया जाए, और उनके ऊपर दवाइयों का पहले से ही असर होना चाहिए जिसके कारण उनको कीड़ा ना लगे। क्लियर? सो यहाँ बेटे हम लोग एग्रीकल्चर की बात ख़त्म करते हैं। हमारे चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो है एनिमल हस्बेंड्री। क्लियर? एनिमल मतलब जानवर, और हस्बेंड्री का मतलब होता है जानवरों का पालन पोषण करना, कि वो कैसे रहते हैं। अब इसमें सिर्फ जानवरों का पालन पोषण सिर्फ काउज और बफेलोज नहीं होती, सिर्फ जो डेयरी एनिमल्स होते हैं सिर्फ वो ही नहीं आते, इसमें फ़िश भी आती हैं, इसमें हनी बीज भी आती हैं, इनमें शीप भी आती हैं, ठीक है, इनमें पोल्ट्री फार्म्स भी आते हैं। ये सब तरह का जो है जहाँ पर हम जानवरों को सुरक्षित रखते हैं, उनको पालते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उन चीज़ों को हम एनिमल हस्बेंड्री बोलेंगे। क्लियर?
So, shall we start with the reading? Animal husbandry is the scientific management of animal stock. It includes various aspects such as feeding, breeding and disease control. इसके अंदर बेटे जो एनिमल हैं वो अपना कैसे रहते हैं, उनको कैसे खाना दिया जाता है, वो कैसे एक अपना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं, उनके अंदर की बीमारियों को कैसे कंट्रोल किया जाता है. एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूडिंग कैटल अब इसमें मतलब बफेलोज के जो हैं कैटल्स हैं, goat, sheep, poultry and fish farming. As the population increases and as living standard increases, the demand for milk, egg and meat is also going up. जैसे जैसे population increase हो रही है वैसे वैसे खाने पीने की जो ज़रूरतें हैं वो भी बढ़ रही हैं. ठीक है, मिल्क की डिमांड बढ़ रही है, एग्स की डिमांड बढ़ रही है, मीट की डिमांड बढ़ रही है. सो also the growing awareness of the need for human treatment of livestock has brought in new limitation in livestock farming. Thus livestock production also need to be improved. तो उसी के ज़रिए हमें क्या करना चाहिए कि ये जो खेती बाड़ी के साथ साथ जो प्लांट प्रोडक्शन के साथ साथ जो लोग पशुपालन करते हैं उनका भी हमें क्या है प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए. उसमें भी हमें सुधार की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. क्लियर? सो सबसे पहले हम इधर देखो बेटे, पेज नंबर 209 पे 2 क्वेश्चंस हैं. ये 2 क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगी कॉपी पे लिखने के लिए. एक क्वेश्चन आपका 208 पे होगा, एक 209 पे, 2 क्वेश्चन. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैटल फार्मिंग. ठीक है, कैटल हस्बेंड्री इज़ डन फॉर 2 पर्पसेस. ये 2 तरह से इनको यूज़ किया जा सकता है. मिल्क एंड ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चर वर्क सच एज टिलिंग, इरीगेशन एंड कार्टिंग. एक तो उनसे दूध तो लिया जा ही सकता है, वो तो हम काउज या बफेलो से लेंगे, जो हम ऑक्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं. कैटल्स को अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं. अगर हमारे पास ट्रैक्टर वगैरह नहीं है तो हम उनसे इरिगेशन करवा सकते हैं, उनको खेतों को जोत सकते हैं वो. ठीक है, बैलगाड़ी टाइप यूज़ किया जा सकता है. इंडियन कैटल बिलोंग टू 2 डिफरेंट स्पीशीज़. इंडिया में हमारे पास 2 तरह के स्पीशीज़ होते हैं, बॉस इंडिशियस काउज एंड बॉस बुबलिस. ठीक है, बफेलोज. मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स. ठीक है, या फिर मिल्क एनिमल्स ही बोलेंगे हम उनको. अब इसमें मिल्क की स्पेलिंग MILCH है. वाइल द वन यूज फॉर फार्म लेबर आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल. जो बेटे दूध के लिए जो कैटल यूज़ किए जाते हैं उनको हम मिल्क एनिमल्स बोलेंगे, और जो खेती बाड़ी में काम आते हैं उनको हम ड्रॉट एनिमल बोलेंगे. क्लियर? मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड ऑन सम एक्सटेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड, मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर लूज हेयर. They should after lose the birth of a calf. बेटे ये लैक्टेशन पीरियड पे स्टार्ट होता है जब काऊ या बफेलो जो है वो अपने किसी बेबी को बर्थ करती हैं, तभी वो उनका जो मिल्क है वो प्रोड्यूस होता है, और उसी मिल्क को क्या है स्टोर कर लिया जाता है अपनी ज़रूरत के लिए. सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड. तो दूध को हम तभी इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर उनके लैक्टेशन पीरियड को हम इंक्रीज़ कर सके तो. Exotic or foreign breed, for example Jersey, Brown Swiss, are selected for long lactation period, while local breed like Red Sindhi, Sahiwal shows excellent resistance to diseases. The two can be crossbreed to get animal with both the desired quality. तो सबसे पहले एक होती है विदेशी गाय भैंसें और एक होती है देसी गाय भैंसें. आपने प्रॉपर वर्ड सुना होगा. उसमें क्या बोलते हैं, जो जर्सी और जो ब्राउन स्विस जो एनिमल्स होते हैं उनको वो क्या है लो यील्ड के होते हैं. ठीक है, उनमें जो दूध है वो हाई यील्ड के होते हैं, उनमें दूध की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा मिलती है हमें, क्वांटिटी